गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द टारगेट बीसीसी 2026 क्लासेस। आज हम लोग मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल पढ़ने वाले हैं और हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जानने वाले हैं। हम जो है वो केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें एक लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। दो लेक्चर्स इसके बाद और इस चैप्टर में होने वाले हैं। तो चलिए आज हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक कोट है हमारे पास, जरा हम उसे पढ़ लेते हैं और उससे इंस्पिरेशन लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कोट लिखा हुआ है, to earn later you have to suffer now। अगर आपको बाद में अर्न करना है लाइफ में, अगर आप बाद में चाहते हो कि आपके साथ कुछ अच्छा हो, लाइफ में आपको बहुत ऊपर जाना है, लाइफ में आपको हर चीज अचीव करनी है, तो उसके लिए अभी आपको सफर करना पड़ेगा। ये सफर वो दुख और तकलीफों वाला सफर नहीं है, ये सफर है एक प्रोग्रेसिव सफर है, ठीक है, जिसमें आप थोड़े से सैक्रिफाइसेस करते हो, थोड़े से अपने दिल को बहलाते हो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हो और आप एट द एंड ऑफ द डे आप एक अच्छी जगह पे खुद को पाते हो। आप अपने कैरियर में बहुत अच्छा करोगे, अपने गार्जियन को आप बहुत खुश करोगे और सभी के सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को लीड करोगे। तो चलो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज हम अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? पिछली क्लासेस में हमने आपसे पढ़ा था, हमने टेलुरियम हेलिक्स के बारे में पढ़ा था, हमने मेंडेलीव के ऑक्टेव्स के बारे में पढ़ा था और हमने कई सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। आज उसी श्रेणी में हम आगे देखते हैं कि कैसे जो आज पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल कैसा होता है मैं वह भी दिखाऊंगा तुम्हें। तो पीरियोडिक टेबल जो आज हम पढ़ते हैं उसका विकास कैसे हुआ, हम यह चीज सीखेंगे। तो चलो देखते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में कि क्या है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड according to increasing order of atomic number। so modern periodic table में जो elements हैं वो increasing order of atomic number के फॉर्म में अरेंज किए जाते हैं। इसके पहले जो भी तुमने पीरियोडिक टेबल्स पढ़े थे, जो बनाए गए थे, उनमें क्या था, उनमें जो एलिमेंट्स अरेंज थे वो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट अरेंज थे। अब दिक्कत क्या हो जाती है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट अरेंज होने में, दिक्कत क्या हो जाती है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट अरेंज होने में कि एटॉमिक वेट जो है वो हमें, जैसे कि पोटेशियम और कैल्शियम का हमने एग्जांपल लिया था तुम्हारे सामने और हमने दिखाया था कि कैल्शियम का एटॉमिक वेट ज्यादा कम है एज कंपेयर टू द पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक वेट 41 था और हमारे पास कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 आ रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कैल्शियम हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहले होना चाहिए था, उसके बाद हमारा पोटेशियम होना चाहिए था। बट अगर हम जब बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, तो हम यह देखते हैं कि एलिमेंट्स में जो हमारे पास पोटेशियम है उसके पास 19 प्रोटॉन्स है और जो हमारे पास कैल्शियम है उसके पास 20 प्रोटॉन है। तो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर पोटेशियम पहले आना चाहिए और कैल्शियम बाद में, बट अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट हमारे पास पोटेशियम बाद में होना चाहिए और कैल्शियम पहले होना चाहिए। तो ये एक समस्या उत्पन्न हुई। दूसरी चीज, जो एटॉमिक वेट है वो डिपेंड करता है ऑन द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। जो एटॉमिक वेट डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन्स की जहां तक मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन्स जो है वो एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स में उनकी संख्या अलग हो सकती है, जिसका उदाहरण आपको मैं हाइड्रोजन से लेकर दिखाता हूं, जिसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। Protium consists 1 proton 0 neutron, deuterium consists 1 proton 1 neutron and the tritium consists of 1 proton and 2 neutrons। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स का 1 है, लेकिन जो एटॉमिक वेट की मैं बात करूं वो प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का 3 है। अब आप मेरे को बताओ कि आइसोटोप्स में को आप कैसे अरेंज करोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सेम विद कार्बन, कार्बन के पास भी क्या है, उसके 2 आइसोटोप्स हैं, C12 एंड C14, तो आप उसको आप अरेंज नहीं कर सकते ठीक से। तो ये सभी लिमिटेशंस को हटाने के लिए, रूल आउट करने के लिए एक नया स्ट्रक्चर कंप्लीटली तैयार किया गया जो बेस्ड था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। और इसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं थी, इसमें किसी भी एलिमेंट को लेकर के कोई शक व शुबा नहीं था कि किसको हम कहां अरेंज करेंगे और नहीं अरेंज करेंगे। तो चलो आगे बात करते हैं। तो एलिमेंट्स तो किसके फॉर्म में अरेंज थे, तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के क्रम में अरेंज है। उसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये किसने दिया था, ये मॉजले ने दिया। तो मॉजले ने बताया कि कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया जाएगा, तो इट वाज गिवन बाय मॉजले। लेकिन जो इसका आइडिया था, कंस्ट्रक्शन का जो आइडिया था, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये आइडिया किसने दिया था, तो ये नील बोर सर ने ये आइडिया दिया था। आपने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा है और वहां पे मैंने नील बोर सर के बारे में बताया था आपको। तो नील बोर सर के ही आइडिया पे idea of construction of long term periodic table was given by Niels Bohr। अच्छा, अब याद रखना कि इसमें
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ते क्यों हैं, क्या हेल्प मिलेगा हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स को पढ़ने से। तो किसी भी चीज को अगर तुम्हें अच्छे से समझना है, पढ़ना है, तो सबसे पहले तुम्हें उसे अच्छे से अरेंज करना होगा। अच्छे से अरेंज करोगे तो तुम उनके जो ट्रेंड्स है उनको तुम फॉलो करके तुम अच्छे से पढ़ पाओगे। तो हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तुमको देखने को मिलेगा कि वो कैसे है, वो एटॉमिक नंबर के फॉर्म में तुम्हें देखने को मिलेंगे। सो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, तो वो कहां कैसे होंगे मैं तुम्हें आगे बतलाऊंगा। तो बस इतना ध्यान रखो कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है। किसके पीरियोडिक फंक्शन है, वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है। एक एग्जांपल मैं तुम्हें लेके दिखाता हूं कि लिथियम और सोडियम, लिथियम और सोडियम दोनों क्या है, अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। दोनों के लगभग रिएक्शन एक जैसे होंगे। सोडियम पोटेशियम दोनों के लगभग रिएक्शन एक जैसे होंगे, तुम्हें एक जैसे ही दोनों के रिएक्शन देखने को मिलने वाले हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सबके रिएक्शन तुम्हें लगभग एक जैसे देखने को मिलने वाले हैं। तुमने अगर कभी भी हैलोजन नाम सुना होगा, अभी क्या होता है नहीं होता, अगर तुमने नाम नहीं सुना, अगर तुम थोड़ा भी नहीं जानते इसके बारे में तो उसको छोड़ दो, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा भी सुना होगा तो मैं तुम्हें बस इंट्रो दे रहा हूं कि तुमने अगर हैलोजन का नाम सुना होगा तो उसमें कई सारे एलिमेंट्स की आप बात करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी आप बात करते हैं। तो ये चारों के जो रिएक्शंस होते हैं वो लगभग हमें एक जैसे देखने को मिलते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हमको देखने को मिलती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस के आप एग्जांपल ले लो, उनकी भी आपको क्या देखने को मिलेगा, एक जैसे देखने को मिलेगा। कार्बन, सिलिकॉन का तुम एग्जांपल ले लो, तो इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर की। उसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, अच्छा लॉ कैसे बनाना है ये तो हमें दिया मोज़ले ने। क्यों बनाना है, कंस्ट्रक्शन का आइडिया किसने दिया, क्यों ये होना चाहिए, ये दिया हमें नील्स बोर ने। पर बनाया किसने, तो इसे बनाने वाले थे रैंग और वर्नर। तो इसे किसने बनाया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, रैंग और वर्नर सर ने किसको बनाया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया। सब वन लाइनर क्वेश्चन है, एकदम एज इट इज तुम्हें याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बीसीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं कहूंगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी नर्सिंग एग्जामिनेशन होते हैं थ्रू आउट इंडिया, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे जो लाइन्स हैं ये वेरी वेरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ये वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं तुम्हारे लिए। चलो आगे बात करते हैं। सो देयर आर 7 पीरियड 18 ग्रुप्स इन द एमपीटी। सो देयर आर व्हाट 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स। अभी कल ही हमने पढ़ा था, तो जब हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था हमने कहा था कि पीरियड और मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, ऑक्टेव्स, मेंडलीव, ऑक्टेव जो हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने पीरियड और ग्रुप के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो पीरियड होती है, जो वर्टिकल लाइंस होती है वो क्या होती है, तो वर्टिकल लाइंस हमारी ग्रुप होती है। वहां पे हमने कितने पीरियड के बारे में बात किया था, तो वहां पे भी हमने 7 पीरियड के बारे में बात की थी। और हमने कितने ग्रुप के बारे में बात की थी, तो हमने वहां पर भी 18 ग्रुप्स के बारे में बात की थी। तो चलिए, सॉरी वहां पे हमने 8 ग्रुप्स की बात की थी, और ग्रुप्स के अंदर हमने सब ग्रुप्स को भी पढ़ा था, 1A 1B 1A 2A 2B 2C 2D 2A 2B, और हमने 8 ग्रुप की बात की थी तो हमने 3 सब ग्रुप के बारे में पढ़ा था। और हमने एक्स्ट्रा 0 ग्रुप भी पढ़ा था जिसमें हमने नोबल एलिमेंट्स को रखा था, या मैं कहूंगा इनर्ट गैसेस को रखा था। देखो मेरे साथ पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है तुम्हें कि जहां पे जिस भी चीज का एक थोड़ा सा भी अगर चर्चा आ जाए तो उसको पूरे तरीके से रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा, अगर आप एक चीज को बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ब्रेन को बर्डन नहीं लेना पड़ेगा किसी चीज को याद करने के लिए। तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो जहां पे आए उसको वहीं पे फिर से एक बार रिवाइज कर लो, पढ़ लो किसी क्लासेस की चीजों को। तो इसमें कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। कितने पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 7 पीरियड है। ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं। पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो ये हमारे पास हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा। चलो आगे देखते हैं। तो अब यहां जरा देखेंगे पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स में हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स में तो हमको क्या देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो इसको आप मैं जूम कर दे रहा हूं, एक बार आप अच्छे से देख लो, यही हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग आगे की ओर पढ़ाई को, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसमें आपको कई सारे एलिमेंट्स देखने को मिल रहे होंगे, उन एलिमेंट्स के सिंबल देखने को मिल रहे होंगे। बाजार में आपको 1-2 रुपए में बहुत सस्ते रेट पे मिलते हैं, अदरवाइज इसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें आपको इमेज अच्छे से मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। तो ये तुम्हारे पास, ये तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होने वाला है। इसमें अगर आप देखो तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें अगर आप देखो तो ये जो मैं इसको मार्क कर रहा हूं, ये तुम्हारा एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, जिसकी बात आज हम करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो जिसको मैंने मार्क किया है वह जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड अंडर 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। आप कहोगे भैया ये थोड़ा नाम ना मेरे को सुना सुना सा लग रहा है, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। बिल्कुल सही बात है। जिस एटम के, जिस एलिमेंट्स के, जिस एटम के, जिस एलिमेंट के
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर आप सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो तो उसका जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल में फॉल करता है उसको हम उसी ब्लॉक का एलिमेंट मानते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जब आप एटॉमिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो कितना लिखते हो आप हाइड्रोजन का एटॉमिक कन्फिग्रेशन? तो आप हाइड्रोजन का एटॉमिक कन्फिग्रेशन लिखते हो हाइड्रोजन 1s1। सो आपका जो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है वो s ब्लॉक में फॉल करता है। तो जब आपका हाइड्रोजन का एक एलिमेंट इस ब्लॉक में फॉल करता है तो आप क्या करते हो, आप उसको इस ब्लॉक का एलिमेंट मानते हो। अगर आप ऑक्सीजन का एटॉमिक कन्फिग्रेशन लिखो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। अगर आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे वाइज तो कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p4। तो वो किसमें फॉल किया? p4। तो वो किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? p ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ब्लॉक में फॉल करेगा वो उस ब्लॉक का एलिमेंट होने वाला है। चलो मैं तुम्हें फिर से एक चीज करके दिखाता हूं। ये तो हमने इस ब्लॉक को समझ लिया, हमने इस ब्लॉक एलिमेंट को समझ लिया। ये देखो दिस इज योर डी ब्लॉक एलिमेंट। मैं जिसको अब मार्क कर रहा हूं ये हमारे पास हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होने वाला है। सो दिस इज आवर डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, ये हमारे पास हमें डी ब्लॉक एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं जो मैंने आपको मार्क करके दिखाया है। क्या अर्थ है डी ब्लॉक एलिमेंट का? डी ब्लॉक एलिमेंट का अर्थ यह है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के या एटम्स के, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में फॉल करेंगे, किस सबसेल में फॉल करेंगे? तो डी सबसेल में फॉल करेंगे। चलो जब हमने एस और डी को समझ लिया तो हम पी ब्लॉक को भी समझ लेते हैं। सो ये हमारे पास जिसे मैं अब मार्क कर रहा हूं दिस इज आवर पी ब्लॉक एलिमेंट। जो मैंने यहाँ पे कॉर्नर में तुम्हें मार्क करके दिखाया है ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट होने वाले हैं। सो पी ब्लॉक एलिमेंट यानी इनके जो एटॉमिक कन्फिग्रेशन को जब आप लिखोगे तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस सबसेल में फॉल करेगा? किस सबसेल में फॉल करेगा? चलो मुझे जल्दी से बताओ कि पी ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखते हो तो वो किस सबसेल में फॉल करेगा? तो वो जो फॉल करेगा वो फॉल करेगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पी सबसेल में फॉल करेगा। अभी मैंने ऑक्सीजन का एग्जांपल लेकर के दिखाया, तुम कार्बन का एग्जांपल लेकर के इससे सीख सकते हो। तो कार्बन का एग्जांपल जब तुम लेके देखोगे तो कार्बन का जो एटॉमिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे वो 1s2 2s2 2p2 लिखोगे। जब तुम 2p2 लिखोगे तो जो लास्ट के दो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसमें फॉल किए? वो फॉल करते हैं अंडर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉरी पी सबसेल। तो वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है? वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। चलो हम इसके बाद आगे की ओर चर्चा करते हैं। तो अब हमारे पास हमने एस ब्लॉक देखा, एस ब्लॉक देखा, पी ब्लॉक देखा, डी ब्लॉक देखा। अब हम देखने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो यहां पे आपके सामने जो लास्ट, जो आपके नीचे में जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये आपको 14 एलिमेंट्स यहां होते हैं, 14 एलिमेंट्स यहां होते हैं, 28 एलिमेंट्स टोटलिटी में होते हैं। ये जो 14 एलिमेंट्स आपको दिखने वाले हैं ये जो है वो 4 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होने वाले हैं। ये कौन से एलिमेंट होने वाले हैं जो आपको दिख रहे हैं? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट आपको होने वाले हैं। आई होप यहां तक तुम्हें समझ में बात आ गई होगी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम चाहो तो यहां पे इसका स्क्रीनशॉट अभी भी तुम ले सकते हो। सो ये एक मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा नीचे में कई सारे सिंबल्स हैं, कोई रेड कलर से दिखाया गया है, कोई ऑरेंज है, कोई येलो है, कोई ग्रीन है, कोई ब्लू है, कोई वायलेट है, कोई इंडिगो कलर से दिखाया गया है। इसका क्या मतलब है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। चलो तो देख लो, एक बार दिखा देता हूं मैं तुम्हें तुम्हारी शांति के लिए। तो जो रेड कलर से दिखाया गया है ये अल्कली मेटल्स हैं। क्या होते हैं अल्कली मेटल्स? बताऊंगा। जो आपको ऑरेंज कलर से दिखाया गया है ये अल्कली अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। जो येलो कलर से हैं इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रांजिशन मेटल? मैं नेक्स्ट क्लास में जब डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। फिर जो आपको ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं ये बेसिक मेटल हैं, बेस बनाने वाले मेटल्स हैं, ये बेसिक मेटल्स हैं। फिर ये आपको जो दिखाए गए हैं लिटिल बिट ग्रीन और लिटिल बिट जो है वो स्काई कलर है, तो ये तुम्हारे पास कौन सा? ये तुम्हारे पास सेमी मेटल्स है। सेमी मेटल बोलूं तो मैं मेटलॉइड्स की मैं बात कर रहा हूं। फिर आपको नॉन मेटल्स देखने को मिलने वाले हैं ब्लू कलर में, आपको हेलोजेंस देखने को मिलने वाले हैं वायलेट में, और इंडिगो में तुम्हें नोबेल ग्लासेस देखने को मिलने वाले हैं, लाइट ग्रीन में लैंथेनाइट देखने को मिलने वाले हैं, और डार्क ग्रीन में तुम्हें एक्टिनाइट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टेबल तुम्हारे सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया? चलो तो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि और प्रेडिक्टेबल को अच्छे से समझने की, हमारा प्रेडिक्टेबल को हम और बेटर तरीके से कैसे समझे। सो दिस इज द प्रेडिक्टेबल, दिस इज द प्रेडिक्टेबल। यहां पे तुम्हें 18 ग्रुप जो तुम्हें मैंने अभी बताया कि 7 पीरियड है, 18 ग्रुप है, वो तो तुम्हें दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन मेंडलीव के ऑक्टेव्स के हिसाब से जो 8 ग्रुप उन्होंने बनाए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 ग्रुप, वह भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो पहले तो देखो ये तुम्हारे पास ये 7 पीरियड्स हो गए। सो दिस इज द 7 पीरियड। तो ये हमारे पास हो गए 7 पीरियड। सो ये हमारे पास 7 पीरियड होने वाले हैं। ठीक है। अच्छा ग्रुप्स की मैं बात करूं तो यह देखो ग्रुप नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहां पे हमारा 18 ग्रुप आता है। अब 1 ग्रुप
वन ग्रुप किसको डिनोट करता है? तो वन ग्रुप 1A को डिनोट करता है, ये जरा देखो, ठीक है। और टू ग्रुप 2A को, थ्री ग्रुप 3A और 3B को डिनोट करता है, फोर ग्रुप 4A 4B को डिनोट करता है, फाइव ग्रुप 5A 5B को डिनोट करता है। इसी तरीके से आप देखोगे तो जो जीरो ग्रुप है या जो 8A ग्रुप है वो 18th ग्रुप को क्या करता है? डिनोट करता है। क्या है, तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है? बिल्कुल तुम्हें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है जिसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट यहां नीचे रखे गए हैं। सो दिस इज आवर एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? ये मैं नेक्स्ट क्लास में इसका जवाब दूंगा। अभी बस जान लो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर दो एलिमेंट है जिनका नाम है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। तो लैंथेनियम और एक्टिनियम जो है, जो ये लैंथेनाइड एक सीरीज बनता है और एक एक्टिनियम सीरीज बनता है। तो लैंथेनाइड सीरीज के अंदर जो होता है वो पूरे के पूरे लैंथेनियम जैसे होते हैं, और एक्टिनाइड की सीरीज जो होता है वो पूरे पूरे एक्टिनियम जैसे उनका जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, इसीलिए उनको हम कहते हैं। और क्योंकि इतनी जगह नहीं है मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के जो मेन चैम्बर है उनमें हम इनको पुट कर सके, इसलिए हम इनको अलग से जगह बना करके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इनको हम पुट करते हैं। सो इट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हम आते हैं कि कैसे हम नेमिंग करेंगे, ठीक है, कैसे हम नेम करेंगे किसी भी एलिमेंट का। अब ये बड़ा मस्त इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, जरा इसको समझना। एक बात है हमारे पास ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, एक कहावत, एक चीज हमारे पास, एक टर्म है हमारे पास, कहावत नहीं बोलूंगा, टर्म है हमारे पास, दैट इज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस का मतलब होता है बाद में, ठीक है, और यूरेनिक वर्ड यहाँ पे आया है यूरेनियम के लिए। तो यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, तो जिसका एटॉमिक नंबर 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 एंड सो ऑन, जिनका भी एटॉमिक नंबर इससे ज्यादा होगा उनको हम कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ये चीज दिमाग में आ गई, याद है? चलो अच्छी बात। अब हम एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि अब कोई एलिमेंट तुमने निकाला, तुमने कोई एलिमेंट ढूंढा, सपोज इट्स अ वेरी न्यू एलिमेंट, और तुम एलिमेंट्स को ढूंढते हो तो उसमें कोई नाम तो लिखा हुआ नहीं रहेगा ना कि हाँ ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है हमारे पास वो कार्बन है, या कोई और एलिमेंट है, या नाइट्रोजन है, या यूरेनियम है, या फास्फोरस है, या सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, व्हाटएवर इट इज, वो नाम तो नहीं लिखा रहेगा। तो नाम किसके द्वारा दिया गया? ऑब्वियसली वी ह्यूमंस, हमने ही तो नाम दिया है एलिमेंट्स को। तो जब भी कोई नया एलिमेंट्स खोजा जाता है, अभी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? तो 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। 114 की हम अच्छे से बात करते हैं और अच्छे से बात जानते भी हैं। 114 को ही हम अपने पीरियोडिक टेबल में दिखाते भी हैं। लेकिन मान लो कोई एलिमेंट्स नया मिला जिसको नोमेनक्लेचर नहीं है, एटॉमिक नंबर उसके अंदर हमको 120 प्रोटॉन देखने को मिलते हैं, तो उसका मैं नाम क्या दूंगा? तो जब तक उसका नाम नहीं रखा जाता, कोई उसका नाम नहीं देता, उसके प्रॉपर्टीज को, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ करके, तब तक हम उसको नाम देने का एक सिस्टम जनरेट करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल्स को नाम देने का एक सिस्टम है जिसको हम IUPAC कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसी तरीके से यहां भी हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे, नए एलिमेंट्स जो ढूंढे जाएंगे, उनका नाम रखने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उस सिस्टम को हम पढ़ते हैं। सो ये एलिमेंट नेमिंग सिस्टम है हमारे पास। सो दिस इज नथिंग बट एलिमेंट नेमिंग सिस्टम। अब इस एलिमेंट नेमिंग सिस्टम में सब जो डिजिट्स हैं उस डिजिट के लिए एक वर्ड असाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल जीरो के लिए एक वर्ड है जिसको नील कहते हैं, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक, 9 के लिए नॉन नहीं। अगर तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 9th क्लास में पढ़ी होगी और वहां तुमने 9th के लिए नॉन पढ़ा होगा, क्योंकि अगर तुम तो वो दिमाग से निकाल दो, यहाँ पे हम लोग 9th के लिए ENN शब्द का उपयोग करते हैं। ऑर्गेनिक में हम नॉन ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ENN कहते हैं। सो इट इज नथिंग बट ENN, ठीक है। तो चलो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं और नोमेनक्लेचर करके देखते हैं। तो हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 100। We don't know the name of that element. We don't know the particular name of that element. So we have to put a name of that element. तो हम कैसे पुट करेंगे? तो अब देखो 1 के लिए मैंने कहा कि अन का उपयोग करो, 0 के लिए किसका उपयोग करो? नील का उपयोग करो, फिर से 0 के लिए किसका उपयोग करो? नील का उपयोग करो। और एक बात समझो कि जो हायर एलिमेंट्स है 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं वो जनरली हमें मेटल्स ही देखने को मिलते हैं। तो मेटल्स के लिए हम लोग एक सफिक्स यूज करते हैं, दैट इज IUM, EM। तो हम EM सफिक्स का यूज करते हैं। तो कोई भी अगर मेटल होगा तो हम उसके लिए जो भी सफिक्स यूज करेंगे वो IUM का यूज करते हैं। जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो EM जो शब्द है वो EM जो वर्ड है हमारे पास वो मेटल्स को डिनोट करता है। तो चलो पढ़ते हैं। सो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे? अन,
जीरो के लिए नील, फिर से जीरो के लिए नील, मेटल के लिए ईएम, और फिर से सबको मिला दो तो कहोगे अन, वन के लिए अन, जीरो के लिए नील, फिर से जीरो के लिए नील, और मेटल यानी ईएम, तो अन नील नीलियम। तो क्या नाम हो गया? अन नील नीलियम। अगर 102 है तो बताओ, तुम ही बताओ मुझे क्या होगा? तो 101 है तो क्या होगा? तो 1 के लिए अन, जीरो के लिए नील, फिर से 1 के लिए अन, और लास्ट में ईएम, सो गया अन नील अनियम। तो क्या पढ़ेंगे इसे अपन? अन नील अनियम। अब देखो हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 102। तो 1 के लिए अन, जीरो के लिए नील, वाई के लिए टू के लिए वाई, और मेटल के लिए ईएम। तो हम कहेंगे अन नील बाइयम। लेकिन यहाँ पे एक चीज सीखने की जरूरत है, वो ये है, जरा से देखना कि हम क्या करेंगे, अन नील बाई तो हो गया, और मेटल के लिए हम लिखते हैं ईएम। तो यहाँ पे भी एक आई है, यहाँ पे भी एक आई है, दोनों वॉवेल्स हैं, दोनों सेम वॉवेल्स हैं, तो हम दोनों सेम वॉवेल्स को नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अन नील बाई, सिर्फ एक वॉवेल लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। सो अन नील बाइयम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अन नील बाइयम। इसी तरीके से मैं एक और तुम्हें एग्जांपल करके दिखा देता हूं। तो चलो मैं इसका एग्जांपल तुम्हें करके दिखाता हूं। सो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे? अन, फिर 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, और फिर मेटल लिखना है तो हम लिखेंगे अनिल बाइयम। तो 112 का नाम क्या हो गया? अन। अब तुम्हें कोई कहे कि चलो एक एलिमेंट है 656, ऐसे रैंडम एक एलिमेंट मैंने ले लिया 656, उसका तुम एटॉमिक नंबर 656 है, एक कोई तो भी मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 656। चलो इसका नाम लिख के दिखाओ। तो कैसे लिखोगे इसका नाम? चलो मुझे बताओ कैसे लिखोगे? हाउ विल यू राइट द नेम ऑफ दिस एलिमेंट? सो आप लिखोगे 6 के लिए क्या लिखोगे? आप लिखोगे हेक्स, और 5 के लिए लिखोगे पेंट, फिर 6 के लिए लिखोगे हेक्स, और लास्ट में जोड़ देंगे आईयूएम। तो ये हो गया हेक्स पेंट हेक्सियम। क्या नाम हो गया? हेक्स पेंट हेक्सियम। आई बात समझ में? यहां तक कोई डाउट है? तो चलो यहां जितने भी फील्ड है, जो अनफिल्ड यहाँ पे हमने नाम छोड़ दिए हैं, ये आपका होमवर्क हो गया। इसको आप क्या करोगे? होमवर्क में कंप्लीट कर लोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। तो अब हमने पहला ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ना चालू किया, और वो है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट मैंने क्या बताया कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉल करता है कहां? जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉल करता है एस ऑर्बिटल के अंदर या एस सबसेल के अंदर। तो एस सबसेल या एस ऑर्बिटल के अंदर जिस भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो याद रखना जो सबसे अंत इलेक्ट्रॉन जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में यूज करते हो, उसको जहां पुट करते हो वही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल का क्या है? कहां जाएगा? अगर वो एस सबसेल में जाएगा या एस ऑर्बिटल में जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब हम बात करते हैं कि दो तरीके के एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। मैंने यहां दिखाया था ना, देखो जरा यहां पे आओ। तो मैंने तुम्हें क्या दिखाया था? मैंने तुम्हें दिखाया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट कैसे होते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो यहां मैंने दिखाया था कि देखो दीज टू आर एस ब्लॉक एलिमेंट। तो ये और ये, तो ये पहले वाले हैं, ये जो पहले वाले हैं इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। इनको हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। और जो दूसरे वाले हैं, मैं दूसरे वाले को दूसरे कलर से डिनोट करता हूं, ये जो दूसरे वाले हैं ये दूसरे वाले कहलाते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स हमारे पास देखने को मिलने वाले हैं। एक तो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं और दूसरे हमारे पास क्या है? सो दूसरे हमारे पास अल्कली अर्थ मेटल हमको देखने को मिलने वाले हैं। चलो हमारे पास एक और फोटो है हमारे पास, जरा इसको भी हम समझ लेते हैं। सो ये देखो, तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छी पिक्चर है हमारे पास जो हम समझ सकते हैं जिससे। तो ये है हमारे पास अल्कली मेटल्स और ये जो है हमारे पास दैट इज अल्कली अर्थ मेटल। तो ये हमारे पास अल्कली अर्थ मेटल हमारे पास देखने को हमको मिलने वाले हैं। तो हमारे पास दो एलिमेंट्स हो गए, अल्कली मेटल्स हो गए और अल्कली अर्थ मेटल्स हो गए। तो इस ब्लॉक एलिमेंट में दो तरीके के एलिमेंट्स हमको देखने को मिलने वाले हैं। एक तो हो गया अल्कली मेटल्स, एक हो गया अल्कली अर्थ मेटल। अब अल्कली मेटल कौन है और अल्कली मेटल क्या होते हैं उनकी बात हम करते हैं, और अल्कली अर्थ मेटल क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो जनरली वाटर से रिएक्ट करते हैं। अल्कली अर्थ मेटल भी, अल्कली का मतलब ये होता है वैसे मेटल्स जो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो अल्कली मेटल्स हैं। अर्थ मेटल और अल्कली मेटल में क्या फर्क है कि अल्कली अर्थ मेटल जो होते हैं वो मेनली जो है वो अर्थ से निकाले जाते हैं, अर्थ में बहुत रिच होते हैं। अगर तुमने थोड़ा भी तुम्हें ज्योग्राफी का ज्ञान होगा और तुमने पढ़ा होगा तो अर्थ के 3 लेयर्स हैं। अर्थ के कितने लेयर्स हैं? अर्थ के 3 लेयर्स हैं। और कौन कौन से हैं वो हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो तुमने 3 लेयर पढ़ा होगा, ठीक है। सो दिस इज आवर, मैं इसको कहता हूं कि ये पूरा हमारा ये क्या है, ये पूरा हमारा दिस इज आवर कोर। सो दिस इज आवर कोर। तो ये तो हमारा हो गया कोर, और ये जो हो गया ये हो गया हमारा मेंटल। सो दिस इज आवर मेंटल, एंड ये जो है हमारा सबसे आउटर मोस्ट ये हो गया हमारा क्रस्ट।
तो अगर तुमने थोड़ा भी ज्योग्राफी का ज्ञान होगा तो तुमने पढ़ा होगा कि क्रस्ट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो क्रस्ट सिंपल सिंपल किससे ज्यादा, सबसे ज्यादा किससे बना हुआ, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, सिलिकॉन मैग्नीशियम। मेंटल किससे बना हुआ है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। और कोर किससे बना हुआ है, आयरन और निकल से। तो मेनली यही है, ऐसा नहीं कि बाकी एलिमेंट्स नहीं होंगे, बाकी एलिमेंट्स ऑब्वियसली होंगे, बट ये एलिमेंट जो है वो बहुत ही हाई अमाउंट में होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कि यहाँ पे देखो मैग्नीशियम जो तुम्हें देखने को मिलेगा बहुत ही हाई अमाउंट में तुमको देखने को मिल रहा है मैग्नीशियम क्रस्ट में, तो इसको हम ये यहीं से मिलेगा फिर ये, तो इसको हम अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। अल्कली तो है, वाटर के साथ रिएक्ट तो कर रहे हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, लेकिन ये अर्थ से मिलते हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अल्कली अर्थ मेटल। फर्क क्या है दोनों में, तो अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल में यह फर्क है कि अल्कली मेटल्स की जो वैलेंसी होगी वो 1 होने वाली है और अल्कली अर्थ मेटल की वैलेंसी 2 होने वाली है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि इस सब सेल में अल्कली मेटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और वही अल्कली अर्थ मेटल्स के 2 इलेक्ट्रॉन इस सब सेल में फॉल करने वाले हैं। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई। यहां पे आपको एक एलिमेंट देखने को मिलेगा जो है हाइड्रोजन, बहुत ही खास एलिमेंट है हाइड्रोजन। ये मेटल नहीं, पहली बात, इसकी स्थिति परिस्थिति, इसका पोजीशन अभी तक फिक्स नहीं है, ये दूसरी बात। और ये सबसे खास भी है। खास क्यों, जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है देन इट बिहेव लाइक नॉन मेटल्स, और जब ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है देन इट बिहेव लाइक मेटल। तो ये हमारे पास नॉन मेटल्स की तरह भी काम करता है, मेटल्स की तरह भी काम करता है। जनरली एक नॉन मेटल ही है, पर हम इसको रखते मेटल्स के साथ है। क्यों, क्योंकि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वह इलेक्ट्रॉन फॉल करता है इस सब सेल में, इस सब सेल में फॉल करने के कारण हम इसको एस ब्लॉक एलिमेंट में रखते हैं, मेटल्स के साथ इनको हम रखते हैं। तो चलो हम थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल्स के बीच का डिफरेंस। तो हमारे पास बहुत अच्छा पिक्चर है जो मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और आपको ये जो है वो आपके अथी में तो मिलेगा ही, तो आपके नोट्स में तो आपको प्रोवाइड कराया ही जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहता हूं कि तुम्हारा अपना ऐप जो तुम ही लोगों के लिए बनाया गया है, आपके लिए ही बनाया गया है, ताकि आपकी तैयारी बस यूं ही निर्विवाद चलती रहे, आपकी तैयारी में कोई भी रुकावट ना हो। उस ऐप का नाम है प्रेप बिहार। प्रेप बिहार हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम है, उसके अंदर टारगेट बीसीसी 2026 जो बैच है उसके अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो जो प्रेप बिहार है उसमें कई सारे पेपर्स जो है वो आपके लिए तैयार किए गए हैं, पूरी टीम लगी है उसके पीछे और पूरा मेहनत किया गया है। वहां पे आपको एक प्राइस भी दिखाया जाएगा 549, पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी ऐप पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उसी ऐप पे आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो क्वेश्चंस लगाओ और अपनी तैयारी को यूं ही कंटिन्यू रखते रहो, ठीक है। चलें आगे बढ़े, चलो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन अल्कली मेटल्स एंड द अल्कली अर्थ मेटल। तो सबसे पहला तो फिजिकल प्रॉपर्टी कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होंगे, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट देख लो, है ना, वो तो चाकू से आप काट सकते हो, तो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे, ठीक है, दे आर ऑफ पैरामैग्नेटिक नेचर। मैंने पढ़ाया था पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक दोनों मैंने पढ़ाया था। अब देखो अल्कली अर्थ मेटल कंपैरेटिवली इससे हार्डर होंगे, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और डायमैग्नेटिक होगा। किससे मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, तो अल्कली अर्थ मेटल से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई साइड पे होगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देख लिया। वैलेंसी मैंने कहा अल्कली मेटल्स की वैलेंसी 1 होती है, अल्कली अर्थ मेटल्स की वैलेंसी 2 होती है। तो 1 आर मोनोवैलेंट एंड द अदर आर बाइवैलेंट। अगर बात मैं करूं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता, कि कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो याद रखना अल्कली मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन, दे आर वेरी रिएक्टिव, दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, वो बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, मूव आउट कर सकते हैं। सो दे आर वेरी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपेयर टू द अल्कली अर्थ मेटल। उनके बाद लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, अल्कली अर्थ मेटल्स। हाइड्रोक्साइड्स की बात करूं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, NOH वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो NOH हो गया या KOH हो गया। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कई सारे रिएक्शंस में आप क्या करोगे, NOH KOH का उपयोग करने वाले। सो वे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, दे फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, दे आर हाईली सोल्यूबल एंड स्टेबल टुवर्ड्स हीट। हीट में ये काफी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। सो दे आर हाईली सोल्यूबल, वाटर में भी हाईली सोल्यूबल है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हीट के लिए भी बहुत स्टेबल है। उसके बाद मैं बात करूं, ये वीक बेस बनाते हैं, लेस सोल्यूबल वीक बेस है, बट एज कंपेयर टू अल्कली वीक बेस है। बाकियों के कंपैरिजन में आप बात करोगे FeOH3 के कंपैरिजन में, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टिल वेरी हार्ड बेस, है ना। सो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस और डिकम्पोज हो जाता है, हीट पे टूट जाता है।
बाइकार्बोनेट्स की बात करूं तो ये जो है वो सॉलिड स्टेट का बाइकार्बोनेट बनाता है। दे आर नॉट नोन इन फ्री स्टेट, एग्जिस्ट ओनली इन सॉल्यूशन। तो इनके बाइकार्बोनेट सिर्फ फ्री सॉल्यूशन में ही मिलते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट आपको सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, बेरिलियम बाइकार्बोनेट ये आपको सॉल्यूशन में ही देखने को मिलेंगे। कार्बोनेट्स की बात करूं तो सॉल्युबल है वाटर में, डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, हीटिंग पे टूटते नहीं है। एक एक्सेप्शन है हमारे पास, दैट इज लिथियम कार्बोनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लिथियम कार्बोनेट इज द एक्सेप्शन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एक्सेप्शन, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन के बिना तो केमिस्ट्री अधूरी है बच्चे। तो एक्सेप्शन आपको हर जगह देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलो मैं बात करता हूं, ये इंसोल्युबल इन वाटर है इनके कार्बोनेट्स, अल्कली अर्थ मेटल के, और डिकम्पोज हो जाते हैं हीटिंग के दौरान। एक्शन, कार्बन पे इनका कैसा काम होता है तो याद रखना, ये डायरेक्टली कार्बन से कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, कि डायरेक्टली कार्बन से कंबाइन नहीं करते हैं। तुम्हें सोडियम कार्बाइड जैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, पोटेशियम कार्बाइड जैसा देखने को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली कार्बन से अल्कली अर्थ मेटल कंबाइन कर सकते हैं। सो अल्कली अर्थ मेटल कैन डायरेक्टली कंबाइन विद द कार्बन, वेयर एज जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं दे कैन नॉट डायरेक्टली कंबाइन विद कार्बन, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट की बात करूं तो कौन कौन से साल्ट्स बना सकते हैं, सल्फेट, फॉस्फेट, फ्लोराइड, क्रोमेट, ऑक्साइड, ये सब। नाम नहीं समझ में आ रहा है कि सल्फेट क्या होता है, क्रोमेट क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी बस इस पॉइंट को ध्यान में रखो। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी सब कुछ तुम्हें क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। आई गारंटी यू, तुम्हें ऐसा कुछ भी केमिस्ट्री का ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा जो तुम्हारे समझ से बाहर होगा, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे छूटेगा, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आ रहा अभी, बस ध्यान रखो कि सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट, फ्लोरेट, फ्लोराइड, क्रोमेट, ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं, ये सब जब अल्कली मेटल्स के साथ मिलेंगे तो साल्ट्स का निर्माण करेंगे। बस ये विधिमान में रखो। तो ये सॉल्युबल इन वाटर है। वहीं पे जो अल्कली अर्थ मेटल के सल्फेट, फ्लोरेट, फ्लोराइड, क्रोमेट, ऑक्सलेट है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर। रिड्यूसिंग पावर की मैं बात करूं तो इनका रिड्यूसिंग पावर स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज आर लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज आर वेरी हाई। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू इनकी बहुत हाई है, बहुत ही ज्यादा इनकी पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन कर ले, है ना। वही इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बहुत ही कम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैंने पहले ही बात बताया कि इनका लास्ट सेल जो होगा वो S1 होगा, NS1, N इज द पीरियोडिक नंबर, ठीक है, या ऑर्बिट नंबर होगा, और ऑर्बिटल S है तो NS1। और अगर उनका हम बात करें तो वो वाई वैलेंट होते हैं, वैलेंसी 2 होती है, तो वो क्या होंगे, उनके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इनके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, मोनोवैलेंट होते हैं, वहीं पे इनका कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है और ये वाई वैलेंट होते हैं। इतना हमने बात समझ लिया। अब एक चीज में एक पिक्चर और तुम्हें दिखाना चाहता हूं, जरा इस पिक्चर को भी थोड़े अच्छे से हम समझ के देखते हैं कि इस पिक्चर में क्या लिखा हुआ। सो दिस इज आवर मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। ये आप देखो, ये हमारा मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, दिस इज आवर मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। मैं हट जाता हूं स्क्रीन पर से ताकि आप देख सको, दिस इज आवर मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, जिसकी चर्चा हमने भी थोड़ी देर पहले भी की है। सो दिस इज आवर मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। ये कई सारे एलिमेंट्स आपको लिखे दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अच्छा, मैं तुम्हें याद करने का टेक्निक सिखाता हूं, खासकर एस ब्लॉक एलिमेंट की, कि एस ब्लॉक एलिमेंट को आप कैसे याद करोगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट को आप याद रखोगे, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। सो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हलीना की रब से फरियाद, ये है हमारे अल्कली मेटल्स, ये हमारे क्या है, अल्कली मेटल्स है। और वहीं बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। पापा को क्या बोलते हैं, बाप बोलते हैं ना, ठीक है, ठीक है, कहते हैं ना, कौन हो तुम, मैं हूं शहंशाह, शहंशाह कौन, मैं तेरा बाप, ठीक है। तो वही वाली बात है। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो ये क्या है, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बैरियम और रेडियम। तो ये जो है, ये 6 एलिमेंट जो है वो कौन से हैं, ये 6 एलिमेंट अल्कली अर्थ मेटल्स हैं। इनके याद करने का तरीका यह है। क्या होता है कि अगर मैं तुम्हें पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दूं, पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दूं, ये ट्रिक्स ना बताऊं, तुम्हें लगेगा मास्टर को कुछ नहीं पता, ठीक है, इसको तो ये भी नहीं पता कि एस ब्लॉक एलिमेंट को याद कैसे करता है, तो यार बताना पड़ता है, ठीक है, समय की डिमांड है भैया, ठीक है। तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पूरा पीरियड केवल 30 सेकंड में रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा, याद करना सिखाऊंगा, वो मैं तुम्हें सिखा के जाऊंगा। तो अब देखो, हेलिना की तरफ से फरियाद 1 सेकंड, बेटा मांग कार स्कूटर बाप राजी 1 सेकंड, 2 सेकंड में तुमने एस ब्लॉक एलिमेंट खत्म कर दिया। हेलिना की तरफ से फरियाद 1 सेकंड, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी 2 सेकंड, 2 सेकंड में पूरा एस ब्लॉक खत्म, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। अब ये देखो, ये तरीका हमने सीखा था, ये है तरीका क्या करने का, ये तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। सो ये तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना हम लोग लिखते हैं, है ना। सो इट इज आवर तरीका टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो अब बात करते हैं। अब हाइड्रोजन की बात यहां पर जरा देखना, यहां पे बड़ा खास बात लिखा हुआ हाइड्रोजन के बारे में, जरा पढ़ना कि हाइड्रोजन इज
placed in group 4 using the rule of 1 less than field rather than the transition first rule. Just as counting on a number line from 0 to 1 is a special case, 1s 1 and 1s 2 can be thought of the first fraction having a special relationship with the integer set. तो करना तो हमको चाहिए उसको कहाँ, उसको ग्रुप 4 में सेट करना चाहिए जैसा वो उसका काम, ठीक है, बट हम उसको सेट करते हैं ग्रुप 1 में, है ना, हम उसको क्या करते हैं ग्रुप 1 में सेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर है किससे, अल्कली मेटल से। तो ये एक हाइड्रोजन का स्पेशल केस है, ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है। हाइड्रोजन अरेंज द ग्रुप ऑफ रिएक्टिव्स टू लॉजिकली कंप्लीट द सेट ऑफ एस। तो लॉजिकली हम एस सेट को कंप्लीट कर सके, इसके लिए हमको उसको कहां सेट करना पड़ता है, हमको उसको सेट करना पड़ता है एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। चलो उसके आगे बाकी भी हमको ध्यान नहीं देना। तो ये देखो सारे एलिमेंट्स के तुमको एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन और काफी सारा तुम्हें डेट लिखा हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे तुम्हारा एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है कई सारे एलिमेंट्स का। सो दिस इज द एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर लिथियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब के एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं तुम्हारे पास, सबके यहाँ पे तुमको एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर तुमको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। अब चलो इस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें आज की क्लास का एंड करके दिखाता हूँ। सो हाइड्रोजन जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होने जा रहा है। सो हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। कितना एटॉमिक नंबर है 1, कितना मास नंबर है 1, तो बाकी की तुलना में क्या होगा, सबसे हल्का। तो सबसे हल्का एलिमेंट एस ब्लॉक का हाइड्रोजन है। लिथियम सबसे लाइटेस्ट मेटल है, याद रखना, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट एस ब्लॉक का हाइड्रोजन है। और एस ब्लॉक का सबसे लाइटेस्ट मेटल अगर पूछा जाए तो हम क्या जवाब देंगे, हम बोलेंगे दैट इज द लिथियम। सो लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। सीजियम और फ्रांसियम याद रखना, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं आफ्टर रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 25 से ऊपर जाओगे 26, 27, 28, 30, 31, 32, तो ये आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेंगे। फ्रांसियम और रेडियम ये आपको रेडियो एक्टिव मेटल देखने को मिलने वाले हैं। क्या रेडियो एक्टिव मेटल का मतलब क्या, ये एनर्जी को अब्सॉर्ब करके बाद में एमिट करेंगे, तो ये रेडियो एक्टिव मेटल होने वाले हैं फ्रांसियम और रेडियम। इसी की डिस्कवरी के लिए, रेडियम और पोलोनियम की डिस्कवरी के लिए मैडम क्यूरी, केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है मैडम क्यूरी, इनकी डिस्कवरी के लिए 1911 में मैडम क्यूरी को रेडियम की डिस्कवरी के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। रेडियम और पोलोनियम की डिस्कवरी किसने की थी, तो मैडम क्यूरी ने की थी। याद रखना, लिथियम जो है वो हार्डेस्ट अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर, वेरी सॉफ्ट इन नेचर। तुमने कई यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि लोग क्या करते हैं, लोग सोडियम को बीच से काट रहे हैं, पोटेशियम को बीच से काट रहे हैं, बिकॉज दे आर सॉफ्टर देन, दे आर जनरली सॉफ्टर एलिमेंट। आप लोहे को ऐसे चाकू से नहीं काट सकते, एल्यूमिनियम को चाकू से नहीं काट सकते, बट यू कैन कट द सोडियम एंड द पोटेशियम विद नाइफ, ठीक है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं। तो इवन उसके बाद सीजियम, फ्रांसियम ये भी, लेकिन आप जो, सॉरी माफ करना, तो लिथियम जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट अल्कली मेटल होने वाला है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने चीख के बताया कि NS12 2 होता है, तो NS1 हो सकता है अल्कली मेटल्स के लिए, NS2 हो सकता है अल्कली अर्थ मेटल्स के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो अल्कली मेटल्स का +1 होता है और अल्कली अर्थ मेटल्स के +2 होते हैं। ये जनरली तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, +1, ठीक है, तुरंत अपना ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है और बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मेटल्स रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड बनाएंगे, और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाने वाले हैं। तो मेटल्स जो होते हैं अल्कली मेटल्स या अल्कली अर्थ मेटल्स, ये रिएक्ट करते हैं, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, सपोज इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सो Na प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे Na2O, ये क्या बनाएंगे, ये ऑक्साइड बनाएंगे, सोडियम ऑक्साइड बनाएंगे। मैं रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन को जब मैं बैलेंस करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, और 2 जब मैंने लिखा तो इसको मैं 4 कर दे रहा हूं, और 4 करने के बाद यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। सो 4 सोडियम 2 ऑक्सीजन, है ना, ये रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाएंगे। अगर मैग्नीशियम के साथ ही रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा यहाँ पे। तो ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्साइड बनाते हैं, और वही मैं बात करूं वाटर के साथ, तो वाटर के साथ ही जनरली क्या फॉर्म करते हैं, वाटर के साथ ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। सो सोडियम टुगेदर विद वाटर विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड टुगेदर विद वाटर विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम टुगेदर विद वाटर विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और यहीं पे आज का हम अपना क्लास जो है वो खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।